इस लेक्चर के अंदर हम इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ नो सच बुक इन इंडिया विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के अंदर ऐसी कोई किताब नहीं है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब कि कोई ऐसी किताब नहीं है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर सके। कोई ऐसी किताब नहीं है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। चाहे आप धार्मिक किताब की बात कर लो, चाहे आप रिलीजियस बुक की बात कर लो, या फिर आप किसी भी किताब की बात कर लो, किसी बुक की बात कर लो, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नथिंग मोर सिग्निफिकेंट देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप बोल रहे हैं, अगर आपके पास बोलने की आज़ादी है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। अगर आज आप किसी स्कूल के अंदर फ्री एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड किया है, राइट टू एजुकेशन। आपके पास इक्वालिटी का, बराबरी का अधिकार है तो वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने रिलीजन को मान सकते हो, आपके पास ये आज़ादी है कि अगर आप हिंदू हो तो आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप मस्जिद में जा सकते हो, अगर आप क्रिश्चियन हो आप चर्च में जा सकते हो, ये भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये राइट प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने फायदे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो शायद उसको डिस्कस करते हुए 5 घंटे लग जाएं। तो इसलिए मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले यहां पे आता है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखो हमारे देश में लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेसिकली हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही डेमोक्रेसी को फैसिलिटेट करने का काम करता है। डेमोक्रेसी फल रही है, फूल रही है इस देश के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे कि डेमोक्रेसी इस देश के अंदर काम कर रही है या फिर डेमोक्रेसी इस देश के अंदर एग्जिस्ट करती है। देखो डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का रूल होता है। डेमोक्रेसी एक ऐसा देश होता है जहां पे लोगों के पास जस्टिस होता है, लोगों के पास राइट्स होते हैं, लोगों के पास इक्वालिटी होती है, लोगों के पास लिबर्टी होती है, लोग वोट कर सकते हैं, हर कोई वोट कर सकता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। तो ये सब चीजें जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। आपने देखा होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसके अंदर सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 325 के अंदर। आर्टिकल 326 के अंदर वहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया हुआ है कि हर कोई जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है वो वोट कर सकता है। जस्टिस दिया हुआ है प्रियम्बल के अंदर, इक्वालिटी दी गई है, फ्रेटर्निटी दी गई है, लिबर्टी दी गई है। तो ये जो सारी वैल्यूज होती हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती है वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइन की गई है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत ही डेमोक्रेसी इस देश में सरवाइव कर पा रही है। अगर इस देश में संविधान ना होता, इस देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो इस देश में डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो डेमोक्रेसी को इस देश में जो है वो प्रिवेंट करके रखता है, या फिर डेमोक्रेसी को इस देश में जो है वो प्रिजर्व करके रखता है। डेमोक्रेसी इस देश में एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो कोई कुछ भी कर लेता, मास्त्य न्याय आ जाता। मास्त्य न्याय मतलब एनार्की आ जाती। एनार्की मतलब जो स्ट्रॉन्गर फिश है, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा रही है। माइट इज राइट प्रिवेल करने लगता, मतलब कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है वो जो कमजोर लोग हैं उनको दबोच देता, उनको कुचल देता। तो बेसिकली आज हर एक इंसान की इज्जत है, आज हर एक इंसान के पास अधिकार है, आज हर इंसान के पास बराबरी का अधिकार है। वो क्यों है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोवाइड करता है। हमारे देश के अंदर हर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलता है क्योंकि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। तो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें देखने को मिलता है, या फिर फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी कौन रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। उसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड की तरह काम करता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सब कुछ इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होगा। हर एक चीज इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करना है, चाहे हमारा लेजिस्लेचर हो, चाहे हमारा एग्जीक्यूटिव हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारे एमएलएस हो, चाहे हमारे आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में
वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है, सर्वोप्रिय है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। हर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरे के पूरे देश की गवर्नेंस को गाइड करने का काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश को चलाने का काम करता है। इसलिए all the institutions, judiciary, legislature, executive drives their authority from constitution। तो जो हमारा legislature है, जहाँ पे MPs बैठते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, IAS अफसर हैं, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं। तो लेजिस्लेचर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा नहीं कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जुडिशरी कुछ ऐसा नहीं कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट हो। तो हर एक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी अथॉरिटी को डिराइव करने का काम करते हैं सारे इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती है, मन मर्जी से काम नहीं कर सकती है, किसी को दबोच नहीं सकती है, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को काम करना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का काम करता है। लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट यहां से ड्राइव होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों की वेलफेयर हो, लोगों की वेलफेयर को कैसे प्रमोट किया जाए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। तो गवर्नमेंट को भी लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की वेलफेयर के लिए बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नमेंट वैसे काम करेगी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, मतलब कि लोगों की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप सब लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आपने सुना होगा। राइट टू इक्वालिटी आता है हमारे पास आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। हमारे पास राइट टू फ्रीडम आता है, हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आता है। ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आपको ये राइट्स दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको किसने दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। आपके पास बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 के अंदर, किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। आपके पास राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, आपके साथ कोई छूत छात नहीं कर सकता है, ये राइट आपको किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। आपके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है कि आप कोई भी इंसान सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है, किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। उसी के साथ साथ आपके पास रिलीजन को मानने का अधिकार है, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। तो बेसिकली जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का काम भी करता है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 226। इन आर्टिकल्स के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 35 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं, सॉरी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के अंदर आते हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये सरकार को गाइड करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं कि किस तरीके से हमें वेलफेयर स्टेट बनानी है, हमें किस तरीके से एक ऐसी स्टेट बनानी है, एक ऐसा देश बनाना है जहां पे लोगों की वेलफेयर के लिए काम हो। हमें सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं बनानी है। पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है? पुलिस स्टेट का मतलब ये होता है कि पुलिस स्टेट को लोगों से कुछ लेना देना नहीं होता है। पुलिस स्टेट क्या करती है? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने का काम करती है। लेकिन वेलफेयर स्टेट का मतलब ये हुआ कि सरकार लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही है। लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई जा रही हैं, जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, पेंशन्स दी जा रही हैं, कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, मुफ्त एजुकेशन दी जा रही है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जो सिक लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सब पॉलिसीज
सरकार बना रही है। वेलफेयर स्टेट इसी को कहते हैं, जहां पे सरकार लोगों के भले के लिए काम करती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो डीपीएसपीज हैं, ये सरकार को गाइड करते हैं कि सरकार कैसे काम करे, सरकार किस तरीके से लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे, किस तरीके से सोशल जस्टिस को इंश्योर करे, किस तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करे, किस तरीके से गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर हटाया जाए, किस तरीके से गरीबों को भी अपलिफ्ट किया जाए। ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिया गया है। मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर यह दिया गया है कि सरकार किस तरीके से काम करेगी, सरकार को निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि सरकार किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से सरकार पूरे देश में लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगी। यह सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद बैलेंसेस पावर, पावर को बैलेंस करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। पावर को बैलेंस करने का कैसे काम करता है? देखो, हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 ऑर्गन आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि 3 ऑर्गन्स में से कोई ज्यादा पावरफुल ना बन जाए। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करने का काम करता है कि तीनों ऑर्गन्स के बीच में एक बैलेंस रहे, एक पावर का बैलेंस रहे, सेपरेशन रहे पावर का। मतलब कि लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और जुडिशरी अपना काम करे। एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें ये लोग। ऐसा ना हो कि जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपने जजेस को वहां पे अपॉइंट कर रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है जुडिशरी के अंदर। तो बेसिकली तीनों ऑर्गन्स जो है ना, वो खुद आइसोलेशन में या फिर मैं कह सकता हूं कि सेपरेट तरीके से काम करेंगे। मतलब कि जो लेजिस्लेचर के फंक्शन है वो लेजिस्लेचर परफॉर्म करेगा, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करेगा, एंड द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी विल बी परफॉर्म्ड बाय जुडिशरी। तो जुडिशरी के फंक्शन जुडिशरी परफॉर्म करेगी। तो बेसिकली इसमें ऐसा ना हो जाए कि जुडिशरी सबसे ज्यादा पावरफुल हो गई है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पावरफुल रहे ही नहीं है, या एग्जीक्यूटिव सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया है, या लेजिस्लेचर सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो तीनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने का काम यहां पे किया जाता है, क्योंकि अगर एक ऑर्गन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो वो हमारे देश के लिए डेंजरस है। अगर लेजिस्लेचर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए या सबसे ज्यादा पावरफुल जुडिशरी हो जाए कि कोर्ट ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो भाई जो हम एमएलए चुन के भेज रहे हैं, जो एमपी चुन के भेज रहे हैं, उनका क्या काम? कल को ऐसा हो कि जुडिशरी ही कानून बना रही है, कल को ऐसा हो कि जुडिशरी ही एग्जीक्यूटिव का काम भी कर रही है, देश में कानून को इंप्लीमेंट करने का काम भी जुडिशरी कर रही है, कानून बनाने का काम भी जुडिशरी कर रही है। तो जो हमारी डेमोक्रेसी है, जहां पे हम लोगों को चुन के भेजते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनका क्या रोल रह जाएगा फिर? तो बेसिकली तीनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना, एक सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को मेंटेन करना, दिस इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस प्रोविजन, दिस मैकेनिज्म हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द Constitution maintains power. Constitution maintains balance of power among the 3 organs. So ये बैलेंस ऑफ पावर का काम जो है, पावर को बैलेंस करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा देश डाइवर्स है, हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों मजहब हैं, हमारे देश में कई सारी रेसिस हैं, कई सारे कल्चर्स हैं, रीजनल डाइवर्सिटी है, कास्टें हैं, जातियों में लोग बटे हुए हैं। तो अनेक डाइवर्सिटी है इस देश में। ये देश जो है ना, हिंदुस्तान एक डाइवर्सिटी का देश है। यहाँ पे कई सारे रिलीजन्स हैं, कई सारी कास्टें हैं, कई सारी एथनिक ग्रुप्स हैं, कई सारे रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, कई सारे रिलीजन्स हैं इस देश में, कई सारी लैंग्वेजेस इस देश में बोली जाती है, कई सारी रेसेस इस देश के अंदर हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कोई मंगोलियन रेस का है, कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है। तो ये जो कोई डोगरा है, कोई कश्मीरी है, कोई मराठी है, तो कोई गुजराती है। तो बेसिकली ये जो डाइवर्सिटी है इस देश में, उसको यूनाइट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सारे मजहब की रिस्पेक्ट करता है, सारे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करता है। सेकुलरिज्म है इस देश में, कोई भी मजहब तुम मान सकते हो। यहाँ पे हिंदू भी रहेंगे, यहाँ पे मुस्लिम भी रहेंगे, यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहेंगे, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहेंगे, यहाँ पे जैन भी रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सेकुलरिज्म है। कोई भी अगर आपकी भाषा है, तुम बोल सकते हो उसको, तुम्हारी भाषा को प्रिजर्व किया गया है, तुम्हारे पास अपनी भाषा को प्रिजर्व करने का राइट है। तुम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, बचा सकते हो उसको। अगर आपका कोई डिस्टिंक्ट कल्चर है, तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, आर्टिकल 29 और 30 के अंदर, जो कि फंडामेंटल राइट है। उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई अलग स्क्रिप्ट है, तुम उसको बचा सकते हो, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हो, अपने मजहब को फॉलो कर सकते हो। तो जब एक देश में इतनी डाइवर्सिटी हो, लोग इतने अलग अलग चीजों में बटे हुए हों,
उन लोगों को जोड़ के रखने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जोड़ के कैसे रखता है? मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो अगर हिंदू मेजॉरिटी में है तो शायद वो मुस्लिम्स को या जैन्स को या बुद्धिस्ट लोगों को मार देते या फिर उनको रहने ही ना देते। या फिर अगर मुस्लिम्स इस देश में होते मेजॉरिटी में तो शायद हिंदू यहाँ पे नहीं रह सकते थे, क्योंकि आपने पाकिस्तान बांग्लादेश की एग्जांपल देखी होगी। वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो जैन्स वहाँ पे हैं, जो बुद्धिस्ट वहाँ पे हैं, उनके पास राइट्स ही नहीं है, उनको कुचला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्योंकि उस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी में यूनिटी को कैसे प्रमोट करता है? यूनिटी को इस तरीके से प्रमोट करता है कि आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी भाषा की रिस्पेक्ट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, आप किसी भी ग्रुप से आते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन काले और गोरे में भेदभाव नहीं करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन महाराष्ट्र से एक इंसान है और कश्मीर से अगर एक इंसान है, उन दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करता है। कश्मीरी या फिर यूपी बिहार का कोई आदमी है, दोनों बराबर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी में भेदभाव नहीं करता है। और जब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, जब सारे मज़हब की रिस्पेक्ट की जा रही है, सारी भाषाओं की रिस्पेक्ट की जा रही है, सारे कल्चर्स की रिस्पेक्ट की जा रही है, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट की जा रही है, हर एक इंसान को राइट्स मिल रहे हैं और अलग अलग डाइवर्सिटीज़ के अंदर हार्मनी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, हार्मनी मतलब ब्रदरहुड को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, तो उस देश में यूनिटी होगी ना, वो देश यूनाइट होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस देश में लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, उस देश में लोगों के बीच में मज़हब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। तो बेसिकली सारे मज़हब हार्मनी से रहते हैं, आराम से रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे देश के अंदर यूनिटी आती है। यूनिटी आती है डाइवर्सिटी के बीच में, कि डाइवर्स देश है, बटा हुआ देश है, लेकिन फिर भी यूनिटी है। फिर भी लोग जो हैं वो अपने आप को इंडियन कहते हैं, फिर भी इस देश में नेशनलिज्म इमर्ज हो रहा है। अगर विराट कोहली सिक्सर मारता है तो सबके दिल में एक सुकून मिलता है। कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई कश्मीर से होगा, हर किसी के अलग अलग कल्चर हैं, लेकिन जब इस देश में विराट कोहली सिक्स मारता है तो सबके दिल सबको सुकून मिल जाता है, सब खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो यूनिटी है भाई, यही तो है यूनिटी, कि आप किसी भी मज़हब से आते हैं, आप किसी भी जगह से आते हैं, जब हमारे देश के अंदर हमारी क्रिकेट टीम मैच जीतती है तो सबके अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग महसूस होती है। दिस इज व्हाट यूनिटी इज। यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी अलग अलग चीज़ें होती हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है कि सभी को एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी है, ये यूनिफॉर्मिटी है। हर किसी को एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी है, ये यूनिफॉर्मिटी है। आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है ये कि आपको पहननी ही होगी, आपका चाहे मन नहीं भी है, आपको पहननी है, आपको यूनिफॉर्म वैसी ही पहननी है। लेकिन यूनिटी अलग चीज़ है। यूनिटी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं की जाती है। यूनिटी कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आती है। ये खुद लोगों के अंदर क्रिएट होती है। जब भी हमारे देश की बात होती है तो लोग अपने देश के प्रति एक प्यार की भावना रखते हैं, एक फीलिंग ऑफ वननेस है हमारे अंदर, हमारे बीच एक जुड़ाव है, एक ब्रदरहुड है, एक भाईचारा है, क्योंकि हम इंडियंस हैं। तो ये अंदर से आती है यूनिटी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने का काम करता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडाप्टेबिलिटी है, मतलब कि नई चेंजेस के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपने आप को अडाप्ट करने का काम करता है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर समाज के अंदर कोई नई चेंजेस आ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको अडेप्ट करने का काम करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड नहीं है कि उसको बदला ना जा सके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है। तो चेंजेस जैसे सोसाइटी में हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे वक्त गुजर रहा है तो नई चेंजेस लाई जा सकती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड दैट इज व्हाई इट्स बीन कॉल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंगली, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली, चेंजेस के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करता है, अपने आप को बदलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। मान लो कोई ऐसी चीज़ जो कि 1970 के अंदर नहीं जरूरी थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी, लेकिन अभी 2024 के दौर में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए, तो इसका मतलब उस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाएगा।
तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इतना रिजिड नहीं है कि उसको चेंज ना किया जा सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर जो भी चेंजेस हो रही हैं सोसाइटी के अंदर, जो भी फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। हम देखते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, उनको जो है वो इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, उनको लागू किया गया, वो सिस्टम इस देश के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंजेस के अकॉर्डिंगली, जो भी चेंजेस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट करने का काम किया है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडेप्टेबल होना चाहिए, क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि उसको बदला ही ना जा सके। क्यों ऐसा है? क्योंकि 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, मतलब कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो उस वक्त जो सिचुएशंस थी, उस वक्त जो सोशल कंडीशंस थी, हो सकता है कि आज की सोशल कंडीशंस अलग हों। जो 1950s के टाइम पे लोगों की डिमांड्स थी, हो सकता है कि 2024 के लोगों की डिमांड्स अलग हों, 2025 के लोगों की डिमांड्स अलग हों। तो उन डिमांड्स के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा ना। अब 2050 में हो सकता है कि उस जनरेशन की कोई अलग डिमांड्स हो, तो उस जनरेशन की डिमांड्स को बदलना, उस जनरेशन की डिमांड्स को देखते हुए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा ना। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ इस देश में, वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड नहीं था, क्योंकि अगर वो रिजिड होता तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशंस है ना उनको बांध रहे हैं। तो प्रेजेंट जनरेशंस हैव नो राइट टू बाइंड फ्यूचर जनरेशंस। जो जनरेशंस प्रेजेंट जनरेशंस होती है ना, जो आज की जनरेशंस हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस को बांध सकें, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दें जिसको चेंज ही नहीं किया जा सकता है। तो जो 1950s के टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पूरा ये पता था कि हमें इतना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना है जिसको बदला ही ना जा सके, क्योंकि 1950s में लोगों की अलग नीड्स थी, 2024 में लोगों की अलग नीड्स हैं। तो उन नीड्स के अकॉर्डिंगली हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, अडेप्टेबिलिटी है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितना रिजिड होना चाहिए उतना रिजिड भी है, जितना मतलब कि इतना भी आसान नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तुम बदल दो। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के तुम जो बेसिक फीचर्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बदल नहीं सकते हो। जैसे फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, तो फंडामेंटल राइट्स को तुम क्या बोलते हैं, इंसान से छीन नहीं सकते हो। जैसे अगर मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म की बात करूं, सेकुलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकुलरिज्म को तुम हटा नहीं सकते हो, इसको बदल नहीं सकते हो तुम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो इस देश के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उसी के साथ साथ जो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, तो इसको तुम खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी उतना है जितना होना चाहिए। मतलब कि वो चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर का काम है, पार्ट है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो उतना रिजिड भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंस आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, सारे प्रोविजंस उसके पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाई साहब ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जो इंपॉर्टेंट ना हो। सीधी सी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए लिखा गया है, लोगों की ज़रूरत के लिए लिखा गया है, लोगों की वेलफेयर के लिए लिखा गया है, लोगों को सर्व करने के लिए लिखा गया है, अपने देश को एक अच्छा देश बनाने के लिए लिखा गया है, अपने देश को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए लिखा गया है, हमारा देश एक सबसे बेहतर देश हो उसके लिए लिखा गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस तो इतनी ज़्यादा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी किताब रिप्लेस नहीं कर सकती है। मतलब रिलीजियस किताब भी रिप्लेस नहीं कर सकती है, गीता, कुरान, ये सब भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही तुमको गीता और कुरान मानने की आज़ादी देता है। पाकिस्तान में होते तो गीता भी ना मान पाते वहाँ पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि देयर इज नो सच बुक इन दिस कंट्री विच कैन रिप्लेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Indian Constitution is significantly important. There is nothing more important than Indian Constitution. इसलिए हमें अपने Constitution की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अगर हमारे सामने Constitution और अपनी धार्मिक किताब को चुनने का, एक को चुनने का मौका मिले दोनों में से, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें गीता को मानने की आज़ादी देता है, कुरान को मानने की आज़ादी देता है, बाइबल को मानने की आज़ादी देता है, किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर को मानने की आज़ादी देता है. तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ही तुम्हें पढ़ने की आज़ादी दे रहा है. आज तुम पढ़ पा रहे हो, आज तुम राइट टू एजुकेशन हासिल कर पा रहे हो, आज तुम राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, आज तुम्हें राइट टू फूड मिला है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. तुम्हारे पास साथ भेदभाव ना हो, उसका प्रोविजन भी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, क्या नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दिस लेक्चर वाज beneficial for you. This lecture has benefited you. Thank you so much.